आज हम रिजिड रोटर को देखेंगे कि रिजिड रोटर होता क्या है। सबसे पहले इसकी नाम की तरफ हम चलते हैं। रिजिड रोटर एज नेम इज इंडिकेटेड इट कंसिस्ट ऑफ टू वर्ड रिजिड एंड रोटर। रोटर मीन यहाँ पे रोटेशन से है, रिजिड मतलब कोई भी ऐसी चीज़ रिजिड जिसके अंदर स्टिफनेस हो, जिसकी मूवमेंट ना हो। To develop our description of the rational state, we will consider the molecule to be rigid object. हम मॉलिक्यूल को रिजिड ऑब्जेक्ट कंसीडर करते हैं और उसकी मोशन को देखते हैं। अब रिजिड ऑब्जेक्ट कंसीडर करने का मतलब ये है, हम ये कहेंगे कि मॉलिक्यूल की बॉन्ड लेंथ में चेंजिंग नहीं आएगी। इससे पहले हमने जब देखा था सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर को, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर में हमने देखा था कि मूवमेंट हो रही थी बॉन्ड लेंथ में। यहाँ पे बॉन्ड लेंथ में मूवमेंट नहीं होगी, सिर्फ होगा क्या, मॉलिक्यूल मूव करेगा, रोटेशन शो करेगा और दोनों की बॉन्ड लेंथ एज इट इज़ रहेगी। वो कैसे रहेगी आगे हम आके ग्राफिकल पिक्चर्स के थ्रू हम आइडिया लगा लेंगे। दिस मॉडल फॉर रोटेशन इज कॉल्ड रिजिड रोटर मॉडल। जो इस तरह का मॉडल प्रपोज किया गया उसको रिजिड रोटर मॉडल भी कहते हैं। इट इज़ गुड अप्रॉक्सीमेशन। ये सिर्फ अप्रॉक्सीमेशन है क्योंकि बॉन्ड लेंथ चेंज होती है। Because the amplitude of the vibration is small compared to the bond length, amplitude of vibration जो है वो small होती है इसमें, बट होती है। आगे हम बात करते हैं, अब किसी भी बॉडी की बात करें तो उसके अंदर कोई ना कोई सेंटर ऑफ एक्सिस मौजूद होगा। सेंटर ऑफ एक्सिस ऐसे पॉइंट को हम कहते हैं जिस पॉइंट के इर्द गिर्द बॉडी हमारे पास बैलेंस हो जाए। सपोज हमारे पास ये चेयर की हम बात करते हैं, चेयर की कहीं ना कहीं एक ऐसा पॉइंट होगा जिधर से अगर हम उसको लिफ्ट करें तो उस एक सेंटर एक्सिस पे उस पूरी बॉडी के वज़न को ले सकते हैं और पूरी बॉडी स्टेबल हो सकती है। जिस तरह एक मार्कर है आपके पास, सपोज बोर्ड मार्कर है, बोर्ड मार्कर के बीच में कहीं ना कहीं एक ऐसा पॉइंट होगा जिसके थ्रू हम उस बोर्ड मार्कर को लिफ्ट कर सकते हैं एक पॉइंट के ऊपर, यानी वो बैलेंस हो जाएगा। अगर हम उस पॉइंट के ऊपर सिर्फ फिंगर से उसे उठाएं तो वो बैलेंस हो जाएगा दोनों साइडों। इसी तरह इसके अंदर भी कोई ना कोई एक ऐसा पॉइंट होगा, सेंटर ऑफ एक्सिस होगा, जिसके ऊपर ये जो है पूरी की पूरी बॉडी लिफ्ट हो सकती है। टू रोटेशन ऑफ रिजिड ऑब्जेक्ट इन स्पेस इज़ वेरी सिंपल टू विजुअलाइज। अब किसी भी बॉडी को स्पेस में रोटेट कराने के लिए हमें वो सेंटर पॉइंट ढूंढना पड़ता है। पिक अप एन ऑब्जेक्ट एंड रोटेट इट। उस एक ऑब्जेक्ट को उठाओ, उसको रोटेट करो। अगर हम इस ऑब्जेक्ट को इस एक्स एक्सिस से रोटेट करेंगे, हमारे पास यहाँ पे सेंटर ऑफ एक्सिस मौजूद होगा, इसको रोटेट करेंगे तो तमाम की तमाम तरफ जो है वो इक्वल बैलेंस में ये चीज़ें मौजूद हैं। इससे आगे हम चलते हैं, मॉलिक्यूल की बात करते हैं। अगर कोई भी सिंपल डायटोमिक मॉलिक्यूल है जिसके दोनों मॉलिक्यूल एक जैसे हैं, सपोज ये H2 हो, हमारे पास Br2, कोई भी डायटोमिक मॉलिक्यूल हो, मोनोएटोमिक हो, डायटोमिक सिंपल सेम मॉलिक्यूल वाला हो, तो इसके बिल्कुल मिड पॉइंट पे सेंटर ऑफ एक्सिस मौजूद होगा। इस मिड पॉइंट के इर्द गिर्द इक्वल बैलेंस होगा और हम इसको यहाँ से पकड़ के रोटेट करा सकते हैं। ये देखें आप, ये रोटेशन ये शो कर रहा है, ये रोटेट करके इस तरफ आया और ये रोटेट करता करता ये यूँ रोटेट कर रहा है आपके पास, एक्स एक्सिस से हम रोटेट करें। अब मॉलिक्यूल की रोटेशन को हम इसमें देख रहे हैं, रोटेशनल मोशन को। अगर हम बात करें क्लासिकल मैकेनिक में तो इसमें हम इनर्शिया को देखते हैं या रोटेशनल मूवमेंट को देखते हैं। उससे पहले हम देख लेते हैं कि ये होगा क्या। अगर M1 M2 हमारे पास दो डिफरेंट मासेस हैं, M2 लार्जर है, M1 स्मॉलर है, और इनके दोनों के दरमियान का डिस्टेंस जो है वो हमारे पास है R, बॉन्ड लेंथ है। सेंटर ऑफ एक्सिस, ये C पॉइंट जो है वो इस जगह मौजूद है। वो इस जगह के करीब इसलिए है क्योंकि हमारे पास ये दोनों का इक्वल बैलेंस नहीं है, इस वजह बिल्कुल मिड में नहीं है। हमारे पास यहाँ पे कहीं सेंटर ऑफ एक्सिस बनेगा जिसके थ्रू हम इस पूरी बॉडी को रोटेट करा सकते हैं। इस पॉइंट के थ्रू दोनों तरफ इक्वल बैलेंस हो जाएगा। R1 हमारे पास ये डिस्टेंस होगा, R2 हमारे पास ये डिस्टेंस होगा और R जो है वो इक्वल होगा R1 प्लस R2 के। द एक्सिस पास थ्रू द सेंटर ऑफ मास। एक्सिस पास हो रहा है सेंटर ऑफ मास के अंदर से। सबसे हम पहले बात करें, द एक्सिस पास थ्रू द सेंटर ऑफ मास M1 R1 इज इक्वल टू M2 R2। ये बराबर होता है M1 R1 M2 R2। जब ये दोनों इक्वल होंगे तभी हमारे पास सेंटर पॉइंट होगा या सेंटर ऑफ एक्सिस होगा, सेंटर ऑफ मास होगा। जब ये दोनों आपके पास बराबर होंगे, क्या, M1 R1 M2 R2। अब मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास क्लासिकल मैकेनिक्स में और तरीके से दिया है। तो यहाँ पे हम देखेंगे I इज इक्वल टू सिग्मा I M I R I। इसका मतलब है M1 R1 का स्क्वायर प्लस M2 R2 का स्क्वायर। अगर एक से ज़्यादा मासेस होंगे तो इसी तरह एंड सो ऑन चलता रहेगा।
अब इन दो इक्वेशन को यूज़ करते हुए और एक तीसरी ये इक्वेशन को यूज़ करते हुए इन तीनों इक्वेशन को ये इक्वेशन निकाली गई है मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए m1 m2 m1 प्लस m2 r स्क्वायर। इस m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 को हम कहते हैं रिड्यूस मास। इसको म्यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसकी जगह हमने म्यू लिख दिया म्यू आर स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास हो गया म्यू आर स्क्वायर। म्यू इज ए रिड्यूस मास, म्यू हमारे पास रिड्यूस मास है। यहाँ पे HCl के लिए यहाँ पे रिड्यूस मास की वैल्यू निकाली गई है। H के लिए हमारे पास मास 1 होता है, 35 म्यू U इसके लिए होगा, एटॉमिक मास यूनिट है ये 1 U 35 U, इसके लिए वैल्यू निकाली गई है। तो हमारे पास आंसर है 1.61 इंटू 10⁻⁻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 ⁻
क्योंकि इनका यूनिट हमारे पास किलोग्राम में है, तो इस वजह से ये भी हमारे पास किलोग्राम में वैल्यू आई है। गैस सेल के लिए रिड्यूस मास की वैल्यू निकाली गई है। इसके बाद हम बात करते हैं रोटेशनल एनर्जी लेवल्स की, जो मेन फोकस था हमारा निकालने का। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हमने इस पर देखा क्योंकि रोटेशनल एनर्जी लेवल में मोमेंट ऑफ इनर्शिया यूज़ होगा, हमें इस वजह से इसकी वैल्यू पता होनी चाहिए, जो हमारे पास आई इज इक्वल टू म्यू आर स्क्वायर या इज इक्वल टू m1 m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 आर स्क्वायर। ये m1 m1 प्लस m2 रिड्यूस मास है, आर स्क्वायर आपके पास डिस्टेंस या बॉन्ड लेंथ है आपके पास। क्लासिकल मैकेनिक्स में हम जब रोटेशनल एनर्जी की बात करते हैं तो 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर होती है आपके पास क्लासिकल टर्म। जब हम क्वांटम मैकेनिक्स में बात करते हैं तो हमारे पास एनर्जी हो जाएगी ई जे इज इक्वल टू एस स्क्वायर 8 पाई स्क्वायर आई जे इंटू जे प्लस 1। अब यहाँ पे हम इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे कि ये किस तरह आया है, इसकी डेरिवेशन है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के थ्रू ये कैलकुलेट की जाती है। यहाँ पे हमारे पास सिर्फ फाइनलाइज इक्वेशन हो, ई जे इज इक्वल टू रोटेशनल एनर्जी जो होगी क्वांटम मैकेनिक्स में वो ई जे इज इक्वल टू एस स्क्वायर ओवर 8 पाई स्क्वायर आई जे प्लस 1। ई जे मैयर इन जॉल, ई जे एनर्जी है, इस वजह से ये जॉल में मैयर की जाती है। जे इज़ द रोटेशनल क्वांटम नंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जे का हमें पता होना चाहिए। जे हमारे पास रोटेशनल क्वांटम नंबर है, इसकी वैल्यू 0, 1, 2 एंड सो ऑन हो सकती है। ये स्टार्ट हमेशा 0 से होगा। कन्वर्टेड टू वेव नंबर, इसको अगर वेव नंबर में कन्वर्ट करें तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है ई जे इज इक्वल टू बी जे प्लस 1। अगर आप इसको क्लियरली देखेंगे तो बी जो है हमारे पास एच स्क्वायर 8 पाई स्क्वायर आई की जगह हमने एक कांस्टेंट लिख दिया बी। ये कांस्टेंट है सारी की सारी वैल्यू, इस वजह से इसकी जगह हमने कांस्टेंट रख दिया बी। तो बी हमारे पास एच 8 पाई स्क्वायर आई सी रोटेशनल कांस्टेंट भी से हम कहते हैं। ई जे, अच्छा बी का यूनिट जो होगा हमारे पास पर सेंटीमीटर होगा क्योंकि ये रोटेशनल कांस्टेंट है, इस वजह से इसका यूनिट होगा हमारे पास पर सेंटीमीटर। ये इनसे इनर्शिया यूज़ हो रहा है इसके थ्रू, और सी के थ्रू जो है ये वैल्यू निकाली गई है, ये हमारा। अब यहाँ पे हमारे पास एनर्जी लेवल कैलकुलेट की गई है इस इक्वेशन को यूज़ करके। अगर हम बात करें जे की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो आप इस इक्वेशन में अगर जे की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो हमारे पास ये ओवरऑल इक्वेशन हो जाएगी 0, क्योंकि ये यहाँ पे जे 0 आ गया, ये भी जे 0 आ गया, बी जे हमारे पास 0 हो गया, 0 मल्टीप्लाई बाई 0 0 आंसर हुआ, 0 मल्टीप्लाई बाई 1 हमारे पास 0 हुआ, 0 प्लस 0 आंसर 0 आ गया। अब अगर हम जे की वैल्यू पुट करते हैं 1 तो हमारे पास आंसर आ रहा है 2b। वो 2b कैसे आ रहा है, 1 प्लस 1 ये हमारे पास 2 हो गया, इस जे की जगह 1 पुट किया तो ये भी 2 इंटू 1 हमारे पास आंसर है 2b आंसर हमारे पास आ रहा है। अगर जे की वैल्यू हम 2 पुट करते हैं तब हमारे पास आता है 6b आंसर। वो किस तरह आता है, 2 प्लस 1 हमारे पास क्या होता है 3 होता है, 3, और इस जे की वैल्यू हम 2 पुट करेंगे तो 3 इंटू 2 हमारे पास 6b आ जाएगा, और जो यूनिट है हमारे पास पर सेंटीमीटर है, यहाँ पर सेंटीमीटर हमारे पास आ गया। तो ये मुख्तलिफ लेवल होंगे जे की वैल्यू को यूज़ करते हुए हम यहाँ पे लिखेंगे। अगर हम बी की वैल्यू पुट करते हैं, बी की वैल्यू मुख्तलिफ मॉलिक्यूल के लिए मुख्तलिफ कंडीशन पर मुख्तलिफ होती है, तो ये हमारे पास इसका आंसर जो है इस बी की वैल्यू पुट करने के बाद ये आ जाता है, उसके बाद इसका आंसर ये आ जाता है, और ये हमारे पास मुख्तलिफ एनर्जी लेवल इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं। द एनर्जी ऑफ द ग्राउंड स्टेट जे इज इक्वल टू 0। जब ग्राउंड स्टेट में होगी कोई भी मॉलिक्यूल तो उसका एनर्जी जे इज इक्वल टू 0 होगी, बिकॉज द मॉलिक्यूल इज़ नॉट रोटेटिंग, और मॉलिक्यूल उस जगह रोटेट नहीं करेगा। एज जे इंक्रीजिंग द मॉलिक्यूल रोटेट मोर एंड मोर क्विकली, जे जैसे जैसे इंक्रीज होगा हमारे पास मॉलिक्यूल उतना ही ज़्यादा रोटेट करेगा। एज अ रिजल्ट द एनर्जी लेवल आर मोर वाइडली स्पेस्ड अपार्ट, और एनर्जी लेवल एक दूसरे से दूर होते जाएंगे।
The energy level separation are compatible with the microwave region of the EM spectrum. यही एनर्जी जो होगी, एनर्जी लेवल, ये माइक्रोवेव एनर्जी लेवल के साथ मैच कर जाते हैं और उनकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, रोटेशन शो करते हैं, जिस रोटेशन के थ्रू हम आइडियाज़ लगाते हैं मॉलिक्यूल के बारे में या मॉलिक्यूल की स्टडी करते हैं. So this is all about today's lecture.